नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी, जिसका नाम है गौरी। शाम को गोधूली की बेला कुली के सर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वह पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झन झन की आवाज़ आई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो, कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहकर राधा कृष्ण कुंती के पीछे पीछे चले गए, गौरी अपराधिनी की भांति, माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। ना वह होती और ना पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुँह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी, ना करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? दिन रात सिवा विवाह के उन्हें और कुछ सोचता नहीं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी वह जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही उसका बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसके उचित अनुचित सारे हठ पूरे हुआ करते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे,
फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती है, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, विवाह करना है कर दें किसी के भी साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा उसकी ज़बान पर ताला सा डाल देती। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुँह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधीन हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहाँ धरा ही क्या है? चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, ना करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण ने कहा, समझा कर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का नहीं, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती बोली, विवाह की बात तो पीछे होगी। क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। उम्र भी अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वह विवाह करना चाहते हैं, वरना वे शायद कभी न करते। उनकी यह दूसरी शादी होगी। उनकी उमंगें, उत्साह सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। वे अपने बच्चों के लिए एक आया चाहते हैं। मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। वे साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ। कुंती ने कहा है, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे ऐसे ही कहते हैं। राधा कृष्ण बोले, अरे नहीं, यह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ नहीं हो सकता। उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। उसका खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह नेता बनकर व्याख्यान तो दे सकता है, पर दूल्हा बनकर आने लायक नहीं है। 30 रुपए कुल उसकी तनख्वाह है।
कांग्रेस के दफ्तर में वे सेक्रेटरी हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। फिर कब चले जाएं कुछ पता नहीं। कुंती बोली। आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, राधा कृष्ण ने कहा। बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं। सच बात यह है। कुंती बोली। फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण ने कहा। क्या कह देता, उन्हें बुला आया हूँ। अगले इतवार को आवेंगे। आने के लिए भी वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। जब मैंने समझा कर कहा कि आप लड़की देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देखेंगी, तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उनके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह दिया है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। गौरी के घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। ना जूता, ना मोजा, ना किसी प्रकार का ठाट-बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से चिर परिचित हों। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंद कानन सजान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास आया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे ना कि माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है? बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो, यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, तुम दिखाओ। और इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई
भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ने लगे। गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा, हष्ट-पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा। छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह से पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थीं, जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर जाते जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को आना नहीं चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है। एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ, कल जेल में। मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाई बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए।
झूठ ही सही, यदि राधा कृष्ण एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित कराने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है। वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती। अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के लिए बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे। देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी नहीं कहे जा सकते थे, पर पुरुषों के भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते ही क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिश धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे, सोचते थे। देर से शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में यह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बात। बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी
दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोलापन और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त, त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी ना मिल जाती? मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उसके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े दिए जाते हैं और ये दुम हिलाते हुए निंद से निंद कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी ना करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले यकायक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे फिक्र थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं, और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती, कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो?
गौरी पागलों सी। गौरी बोली, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सज़ा हो गई। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं है। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट ना होगा। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। अपनी सज़ा पूरी करके सीताराम घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जी जानते थे, पर व्यवस्था थी, क्या करते। सवेरे सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए थे। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियाँ बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। ना जाने किस हालत में हूँ। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुँचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पद्दूली माथे से लगा ली। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।